हेलो 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 जी, नमस्कार। की हाल चाल मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में। और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो बच्चों, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैम स्टीरियो केमिस्ट्री में हमको समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली स्टीरियो केमिस्ट्री होता क्या है। और स्टीरियो केमिस्ट्री ना क्लास 11th और 12th और स्पेसिफिकली आपका MHT CET के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने सोचा चलो इंट्रोडक्शन टू स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री के बेसिक्स मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूं। तो अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठेंगे। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू स्टीरियो केमिस्ट्री। सबसे पहली चीज बेटा कि इतना वर्ड बोल दिया मैम आपने स्टीरियो केमिस्ट्री, इसका मतलब होता क्या है। देखो, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो हम कंपाउंड इस बोर्ड पे बना रहे हैं, आप अपनी कॉपी पे लिख रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली जब आप कंपाउंड्स को देखोगे तो वो होते हैं 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, जब आपने कॉपी पे बनाया तो कॉपी पे तो बेटा 2D है, तो आप कॉपी पे बना रहे हो, लेकिन जब आप ओरिजिनली उनको देखोगे तो दैट इज 3D स्ट्रक्चर। तो 3D स्ट्रक्चर कैसे अरेंज है, किस टाइप में उसका अरेंजमेंट है, उसको अपन पढ़ते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में। उसको अपन किस में पढ़ते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में बेटा अपन क्या पढ़ते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की स्टडीज को, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनकी रिएक्शन को। कोई भी जैसे मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं बेटा, मैंने लिखा यहाँ पे CH4, मैंने लिखा CH4, ठीक है। अब मैंने सिंपल से CH4 तो लिख दिया, लेकिन क्या ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, ये एग्जिस्ट करता है इस टाइप में, H, यहाँ पे H, यहाँ पे ऐसा ये वाला H, और यहाँ पे इस टाइप में ऐसा कुछ। ठीक है, मैंने ऐसे बनाया इसको। तो ये अपन पढ़ेंगे आगे कि ये वेज, डैश, स्ट्रेट, कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका अरेंजमेंट कैसा है, कौन से बॉन्ड्स फ्रंट लाइन पे आ रहे हैं, कौन से बॉन्ड पीछे जा रहे हैं, कौन सा हमको प्लेन में बनाना है, कौन सा बॉन्ड कैसे रोटेट हो रहा है। तो रोटेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है किसमें, केमिस्ट्री में। तो वो सारी चीजें अपन किसमें पढ़ते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं। अगर ये मॉलिक्यूल, अगर ये कंपाउंड अलग तरीके से बना हुआ है तो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। इसका स्ट्रक्चर जो है अगर अलग तरीके से डिजाइंड है तो इसकी रिएक्शंस, इसकी प्रॉपर्टीज, इसका जितना भी आपका जो भी कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो सब कुछ चेंज हो जाने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसीलिए अपन क्या पढ़ते हैं, इसलिए अपन इसको किसमें पढ़ते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मतलब 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। क्लियर है? देखो, सबसे पहले क्यों जरूरी है स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना, क्यों जरूरी है, क्योंकि बेटा हम मानते हैं कि ना एक एक्टिविटी हुई, ठीक है, मतलब एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको। एक एक्टिविटी हुई थी जिसमें दो स्ट्रक्चर्स थे जिसमें क्या हुआ कि यार एक जो आपका कंपाउंड था बेटा, एक जो कंपाउंड था उसका मेडिकल जो प्रॉपर्टीज थी वो अलग थी, और एक दूसरा कंपाउंड था उसकी ही मेडिकल प्रॉपर्टीज अलग थी। मतलब दोनों कंपाउंड क्या थे, सेम थे, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो था वो अलग अलग था। तो दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मैं आपको अगर बेसिक चीजें समझाऊं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर समझाऊंगी तो आप बोलोगे मैम समझ ही नहीं आ रही तो क्या ही है। तो अपन देखते हैं कि यार यहाँ पे मैंने बनाया एक ये वाली बॉल, ठीक है, ये बॉल बनाई, इसके साथ मैंने अटैच करी यहाँ पे 4 बॉल्स, इसके साथ मैंने ऐसे 4 बॉल्स अटैच करी। स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ मैंने एक रेड बॉल अटैच कर दी, ठीक, एक अटैच करी मैंने ब्लू बॉल, एक अटैच करी ब्लू बॉल, ठीक, एक अटैच कर दिया अपन ने ग्रीन बॉल। मतलब बॉल कैसा कैसा, ये कंपाउंड है बेटा, ये कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक। और एक मान लेते हैं अपन ने पिंक वाली बॉल अटैच कर दी। चलो, क्लियर है? अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिख रहा है आपको, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है, बढ़िया सा दिख रहा है, सुंदर स्ट्रक्चर। देखो, इसका अरेंजमेंट ऐसा है, अभी इसका अरेंजमेंट कैसा है, ऐसा है। मान लेते हैं कि सेम को कॉपी किया, या फिर रुको, सेम बेटा सेम स्ट्रक्चर मैं यहां बनाती हूँ, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर मैं यहां बनाती हूँ। ये ब्लैक बॉल है, ये ब्लैक बॉल है। अभी यहाँ पे देखो,
ये बनाया अपन ने, यहाँ पे कौन सी बॉल, यहाँ पे कौन सी बॉल लगी हुई है मैम, यहाँ पे रेड बॉल लगी है, यहाँ पे रेड बॉल लगी है, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे पिंक, ठीक है। लेकिन इसको रोटेट किया, इसका स्ट्रक्चर हमने रोटेट किया तो कुछ कैसा मिला हमें, यहाँ पे पिंक बॉल आ गई, ठीक, यहाँ पे आ गई बेटा आपकी ब्लू बॉल। कुछ इस टाइप से इसका रोटेशन कर दिया कि यार क्या हुआ, ये पिंक, रेड और ब्लू बॉल अपने अपनी अपनी जगह चेंज कर ली और ये रेड बॉल यहीं पर रह गई, ठीक है। तो कुछ डिफरेंट टाइप से इसका अरेंजमेंट हो गया, कुछ डिफरेंट टाइप से इसका अरेंजमेंट, इसको रोटेट करवा दिया। अब क्या देखा गया, केमिस्ट्री के मेडिकल टर्म्स में देखा गया कि यार ये वाला जो कंपाउंड था ये ना, ये मेडिसिन के रूप में हमको काम आ रहा था, ये मेडिसिन के रूप में हमें काम आ रहा था। ये जो कंपाउंड जब अपन मेडिसिन में यूज कर रहे थे बेटा, इसको जब अपन इसको मेडिसिन में यूज कर रहे थे तो ये ना मेडिसिनल प्रोडक्ट दे रहा था। लेकिन जो ये वाला कंपाउंड है, देखो क्या किया है, सब कुछ तो सेम है मैम, लेकिन इसका अरेंजमेंट डिफरेंट है। इसका अरेंजमेंट क्या हो गया, थोड़ा सा ट्विस्टेड हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो पता है ये कैसे काम कर रहा था, ये किलिंग की तरह काम कर रहा था। किलिंग की तरह मतलब क्या कि यार ये डेथ के लिए काम कर रहा था, कि अगर आपके ड्रग में ये वाला कंपाउंड है तो आपकी डेथ हो जाएगी, लेकिन अगर ये वाला कंपाउंड है तो आप वो एज अ मेडिसिन काम करेगा। अब आप बोलोगे मैम एक रोटेशन से ही इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है क्या? हाँ, इसीलिए हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं कि यार एक कंपाउंड जिसका रोटेशन से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, कि एक मेडिसिन की तरह काम कर रहा है और एक ऐसा काम कर रहा है कि अगर उसको आप खाओगे तो डेथ हो जाएगी। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है जस्ट बाय द रोटेशन ऑफ वन कंपाउंड। हमने तो यहाँ पे सारे कंपाउंड सेम रखे हैं, सारे एटम्स ग्रुप सेम रखे हैं हमने, लेकिन रोटेशन बदल दिया उसका, तो उसकी वजह से उसकी इतनी भयंकर प्रॉपर्टीज चेंज हो गई कि एक मेडिसिन कैसे काम कर रही है, एक जो कंपाउंड है वो मेडिसिन की तरह काम कर रहे हैं और एक कंपाउंड ऐसा काम कर रहा है कि उससे डेथ रेट हो रही है। समझ रहे हो? इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लैब्स में काम करोगे, जब आप पीएचडी करोगे, जब आप आगे जाके एमएससी या फिर मास्टर्स करोगे, ये सब करोगे, मास्टर्स बैचलर्स करोगे, वहां पे आपको सिखाया जाएगा, वहां पे आपको और डिटेल में सिखाया जाएगा। इनफैक्ट जब आप पीएचडी करोगे, पीएचडी में यही सब काम आता है, तो वहां पे आप कंपाउंड का रोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग मेडिसिन बना रहे हैं, जो आप देखो हमको फीवर होता है, हम पैरासीटामोल खा लेते हैं, लेकिन बेटा वो पैरासीटामोल बन के कैसे आई, उसके पीछे बहुत लंबी प्रोसेस होती है, बहुत ज्यादा लंबी प्रोसेस होती है। तो वो जो कंपाउंड बना रहा है इंसान, अगर उसने ऐसे ढीला काम कर दिया या फिर उसने ऐसा काम कर दिया कि यार छोड़ो कौन करेगा, तो बेटा वो मेडिसिन ना हार्मफुल हो सकती है। बना रहा था वो अच्छे के लिए, लेकिन अगर वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, तो बस वो मेडिसिन आपको डेथ भी क्रिएट कर सकती है, डेथ भी दिला सकती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ना। समझ में आया? इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ना। ठीक, अभी अपन आगे देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दैट इज थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड का एग्जाम्पल देखेंगे अपन आगे जाके कि इसका एक स्ट्रक्चर जो था वो बहुत अच्छे इफेक्ट दे रहा था और एक स्ट्रक्चर्स ने क्या किया, फीटल डेवलपमेंट को रोक दिया, जो चाइल्ड बर्थ होता है ना उसको रोक दिया। तो अपन आगे देखेंगे उसको कैसे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, जब आप एमएचटी सीईटी, अभी आप एमएचटी सीईटी का एग्जाम दोगे ना, तो उसके लिए बेटा ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनैंशियोमर, डायस्टेरियोमर्स, कायरल कंपाउंड्स, कायरलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल रोटेशन, रेसिमे मिक्सचर्स, ये सारी टॉपिक्स उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। इसलिए आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ गए कि नहीं समझे? बताइए मुझे। अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म से पहले अपन बात करते हैं आइसोमर्स की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उनको बोलते हैं आइसोमर्स। जैसे कि यहां देखो, इन दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यहाँ पे एक ब्लैक बॉल और यहाँ पे भी एक ब्लैक बॉल है, यहाँ पे भी रेड, यहाँ पे भी रेड, ब्लू ब्लू, ग्रीन ग्रीन, पिंक पिंक। तो सारे हमको क्या दिख रहे हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका भी स्ट्रक्चर अलग है।
तो दीज आर आइसोमर्स, दीज आर व्हाट, दीज आर आइसोमर्स। समझ गए? एग्जाम्पल अगर और बताऊं मैं आपको, तो यहाँ पे मैंने लिखा कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन की चेन बनाई है मैंने, ठीक है, ये कार्बन की चेन बनाई है, ये क्या है, सिंपल चेन है, ये एक सिंपल चेन है। इस कार्बन में अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इसके हाइड्रोजन भी लिखते हैं, चलो इसके हाइड्रोजन भी लिखते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना बेटा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा, अगर मैं इसको चेंज करके लिखूं, तो मैंने बेटा एक कंपाउंड लिखा जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से था, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से था। देखो यहाँ पे भी आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं मैम, 5 कार्बन दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 कार्बन है। चलो हाइड्रोजन गिनो, अगर मैं हाइड्रोजन को गिनती हूँ तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 यहाँ पे हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन है और 5 कार्बन है, ठीक है, 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 5 कार्बन है। यहाँ पे आ जाओ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 क्या है आपके, कार्बन है। हाइड्रोजन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन हो गए। तो दोनों में ही बेटा कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर सेम था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या था, सेम, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, आइसोमर बोलेंगे। और इसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। इसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। समझ गए? अब यहाँ देखो, इसको 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको कौन कौन से देखने मिलेंगे, चेन, पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप वाले आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर आप स्टीरियो आइसोमर्स की बात करोगे, ये अपन डिटेल में किसमें पढ़ने वाले हैं, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन क्लास 12th में जो आगे आगे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं ना, उसमें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं ये सारी चीजें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में और भी सारी जो चैप्टर्स है उसमें, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, सिस और ट्रांस का क्या मिलता है आपको, कॉम्बिनेशन मिलता है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसमें देखने को मिलता है आपको, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मिलता है, जहां पे एनांशियोमर और डाइस्टीरियोमर्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म की एक ब्रांच है दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 ब्रांचेस है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें सिस और ट्रांस का डिफरेंस होता है, इसमें एनांशियोमर और डाइस्टीरियोमर का होता है। क्लियर हो गया आपको ये चीज? तो आपको ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि आइसोमर एक्चुअली में होता क्या है, जिनके डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, सॉरी मैंने बोला, हाँ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कायरल और कायरैलिटी, ठीक है, कायरैलिटी एंड कायरल कार्बन, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आता है, ये आपसे पूछा जाता है कि इस कंपाउंड में मुझे बता दो कि कौन सा कायरल कार्बन है, इस कंपाउंड में बता दो कि कौन सा एक कायरल कार्बन है, कि इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो अब इतना ज्यादा मैम कायरल हो गया है, तो आप मुझे बताई दो, आप हमें बताई दो कि होता क्या है एग्जैक्टली कायरल। तो बेटा ये आपके दोनों हाथ है, ठीक है, यहाँ पे एक हाथ लिया, यहाँ पे एक हाथ लिया, ये क्या है, मिरर इमेज बन गई। मतलब अगर मैं इस हाथ के सामने एक मिरर रखूंगी, यहाँ पे मैंने एक मिरर रखा, तो मुझे इस मिरर में ये हाथ की इमेज कैसे दिखेगी, इस टाइप में, देखो इस टाइप में दिखने वाली है। अगर ये मैंने हाथ रखा, यहाँ पे एक मिरर लगाया बेटा, यहाँ पे एक मिरर लगाया, तो मुझे ऐसा दिखेगा ना, देखो बिल्कुल ऐसा दिखेगा, समझ गए? तो अगर ये हाथ है तो ऐसा दिखेगा मुझे ये हाथ। अगर मैंने इसको सुपर इम्पोज किया तो ये क्या हो रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोज हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये कायरल है, इसका मतलब क्या है, ये कायरल है। देखो यहाँ देखो, नॉन सुपर इम्पोज हो रहा है। ऐसे कंपाउंड्स जिनकी मिरर इमेज, ऐसे कंपाउंड्स जिनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, उनके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, देखो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। आप बोलोगे मैम ऐसे करके रख दो, तो बेटा ये मिरर इमेज थोड़ी ना हुई, ये मिरर इमेज थोड़ी ना हुई, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सही है कि नहीं, हाथ ऐसा है और ऐसा है, तो हम इस तरीके से इसको शो करने वाले हैं, तो ये क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गई, ठीक। तो उसको बोलते हैं बेटा कायरल मॉलिक्यूल, क्या बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे, समझ गए? नेक्स्ट इज कायरल कार्बन कैसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं।
कायरल कार्बन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सबसे पहले आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि जो कार्बन होता है उसके 4 बॉन्ड होते हैं। जो कार्बन है उसके 4 बॉन्ड होते हैं बेटा। इन चारों बॉन्ड में मैंने अलग अलग क्या लगाए? ग्रुप्स लगाए। इसमें लगा दिया मैंने ब्रोमीन, इसमें लगाया क्लोरीन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें OH। तो जब आपको कार्बन के 4 डिफरेंट ग्रुप्स मिल जाएंगे, कार्बन के 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए बेटा, डिफरेंट, और चारों अलग 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, तभी वो जाके क्या कहलाएगा? कायरल कार्बन कहलाएगा। कायरल कार्बन कहलाएगा। समझ गए क्या? अगर मान लेते हैं मैंने यहां लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे Br, यहाँ पे Cl, ठीक है। अब आप बताओ कि यार क्या ये कायरल कार्बन है कि ए कायरल है? चलो गिनते हैं। क्या इसके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है? इस कार्बन का Br, इसका Cl, इसका हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन सेम हो गया ना। ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। नो मतलब जो आपके 4 डिफरेंट ग्रुप्स थे वो सेम, अलग अलग नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक कायरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक कायरल हो जाएगा। तो आपका कायरल कार्बन तभी कहलाएगा जब उसके 4 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। कायरल कार्बन तभी कहलाएगा बेटा जब उसके 4 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, ठीक है। 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाने वाला है? कायरल कार्बन कहलाएगा। अदरवाइज वो कायरल कार्बन नहीं कहलाएगा। एक कायरल कार्बन, एक कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक कायरल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। ये क्या होते हैं? सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया? अगर मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, देखते हैं, इसको हटाते हैं, इसको ऊपर करते हैं। अगर मैंने बेटा यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, और मैंने सेम ऐसे ट्राइंगल यहाँ पे भी बनाया, ऐसा, ठीक। अब क्या करेंगे? यहाँ पे अगर मैं एक मिरर लगाती हूँ, सेम ऐसे दिख रहा है ना, मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई है, ये इसकी मिरर इमेज बनाई है। ये ट्रायंगल को एक मैंने मिरर के सामने रखा तो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। अब इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखा मैंने, तो क्या होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर ही आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा? सुपर इम्पोज कर रहा है। क्या कर रहा है? सुपर इम्पोज कर रहा है। मतलब ये इसके ऊपर एग्जैक्टली प्लेस करेंगे तो एग्जैक्ट हमको इमेज मिलने वाली है, एग्जैक्ट इमेज मिलने वाली है। समझ गए क्या? एग्जैक्ट इमेज मिलेगी। क्लियर है? बताइए। तो इसको बोलते हैं हम एक कायरल मॉलिक्यूल, मतलब कि उसकी जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजेबल है, उसके ऊपर एग्जैक्टली सुपर इम्पोजेबल है, और उसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होता है। क्या होता है बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हमको देखने को मिलता है। किसमें? ये एक कायरल मॉलिक्यूल में, एक कायरल मॉलिक्यूल में हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री भी देखने को मिलेगा। ठीक है? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज एनांशियोमर और डायस्टेनोमर। एनांशियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को हम एनांशियोमर बोलते हैं। इमेजेस की बात करें, हमने वो कायरल कार्बन की बात करी थी। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को हम क्या बोलते हैं? एनांशियोमर बोलते हैं। तो जो मिरर इमेज है वो होनी चाहिए नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है? नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो, प्लस और नेगेटिव, ये क्या है? रोटेशन है। अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे रोटेशन। डाइस्टेनोमर्स क्या होते हैं? दैट आर नॉट मिरर इमेजेस। ये मिरर इमेज तो होते ही नहीं है, पहली चीज, ये मिरर इमेज होते ही नहीं है, इनकी मिरर इमेज फॉर्म नहीं होती है। ठीक है? और इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी इनकी, सेम आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब एनांशियोमर्स में देखो, ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। डायस्टेनोमर्स नो, कोई मिरर इमेज नहीं बनता है। यहाँ पे आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पे सारे सेंटर्स क्या होते हैं? ऑल कायरल सेंटर्स आर इन्वर्टेड। ठीक है? यहाँ पे क्या होता है? सिस ट्रांस आपको मिल जाता है। सिस ट्रांस मिलता है किसमें? डायस्टेरियोमर्स में। क्या मिलता है आपको? सिस ट्रांस मिलता है। ठीक है? अब ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं बेटा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? बेसिकली कायरल कंपाउंड्स जो होते हैं ना, वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। जो हमारी नॉर्मल लाइट है, स्कैटर कर रही है, इधर उधर स्कैटर कर रही है, लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है,
सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, इधर जाएगी तो इधर ही जाएगी, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो ऐसे कंपाउंड उस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं, उस चीज को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस लाइट को रोटेट कर देते हैं। अब कैसे रोटेट करेंगे, यहाँ देखो, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे तो वो लीवो रोटेटरी हो जाएगा। अब अगर हमारे पास मिक्सचर में दोनों ही इक्वल दोनों के इक्वल क्या है, सॉल्यूशंस है, इक्वल मिक्सचर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनैंशियोमर्स, लीवो के भी और डेक्स्ट्रो के भी इक्वल अमाउंट है, तो हम क्या बोलेंगे, वो हो गया बेटा एक रेसिमिक मिक्सचर। क्या हो गया? एक रेसिमिक मिक्सचर हो गया। समझ में आया? ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो रोटेट होगी। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट हुई, क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसा क्लॉक ऐसे चलती है ना, ऐसा राइट साइड, मतलब राइट साइड रोटेट हो रही है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। अगर वो लेफ्ट साइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, लीवो रोटेटरी हो जाएगा। समझ आ गया आपको? लीवो रोटेटरी हो जाएगा। बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है। अब देखते हैं कि मैम सिस ट्रांस होता क्या है। चलो, तो बेटा मैंने यहाँ पे बनाया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने इसके बॉन्ड्स बना दिए। अब यहाँ पे लगाया Cl, यहाँ पे भी Cl लगाया, यहाँ पे H और H, ठीक है। जब बेटा हम Cl को देख रहे हैं, जब ये दोनों सेम साइड पे हैं, क्या है, सेम साइड पे है, इसको बोलेंगे सिस। क्या बोलेंगे? सिस। अगर ये ऑपोजिट साइड में है ऐसा, तो क्या बोलेंगे? ऑपोजिट साइड में है तो क्या बोलेंगे? ट्रांस। ऐसा, ठीक है। तो सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, जब देखो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे भी 2 Cl हैं, यहाँ पे हमको 2 Cl दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं क्या, और 2 कार्बन दिख रहे हैं। इस वाले मॉलिक्यूल में मुझे 2 Cl दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं और 2 कार्बन दिख रहे हैं क्या, ठीक है। तो बेटा ये हो गया आपका सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म, इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है क्योंकि बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो रोटेशन नहीं हो पाएगा। सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, रोटेट हो जाएगा मॉलिक्यूल, लेकिन डबल बॉन्ड में क्या होगा, डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वहां पे बनते हैं सिस और ट्रांस। सिर्फ 2 ग्रुप्स बनते हैं वहां पे क्योंकि मॉलिक्यूल का ही चेंज हो जाता है पूरा। यहाँ पे कैसे मॉलिक्यूल चेंज होगा, कैसे मॉलिक्यूल चेंज होगा, यहाँ देखो, यहाँ पे Cl था ना, अभी यहाँ पे आ गया तो बॉन्ड को ब्रेक करके इधर जाएगा ना, वो अपने आप कैसे चला जाएगा, रोटेशन नहीं होगा। यहाँ पे रोटेशन का रिस्ट्रिक्शन होता है, इसलिए जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसमें क्या होगा, रोटेशन नहीं होता, सिस और ट्रांस बनते हैं। क्या बनेंगे? सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म बनते हैं, ठीक है। अब किसी भी 3D मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी 3D मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे मैंने लिखा बेटा CH4, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऐसा है नहीं, कैसा है ये, मैंने लिखा यहाँ पे H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे ये वेज वाला बनाया, इसको बोलते हैं वेज। क्या बोलते हैं इसको? वेज बोलते हैं। और यहाँ वेज कौन सा, VG वाला मैम? वो नहीं बेटा, WEDGE वाला वेज, ठीक है, वेज। और यहाँ पे इसको बोलते हैं डैश, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, लाइन, नॉर्मल लाइन, ऑन इन प्लेन वाला, ठीक है। तो जो ये वाले हैं बॉन्ड, ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, ये ऑन पेपर बनाते हैं, ऑन पेपर है ये, ठीक। अब वेज का मतलब क्या हुआ, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आपके पास आ रहा है, इसको यहाँ पे लिख दो, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आपकी तरफ, ये बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है, ऐसे 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 आपकी तरफ आ रहा है, ऐसे, ठीक है। डैश का मतलब क्या हुआ, बैक, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर लिख सकते हैं या फिर, ठीक है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो टुवर्ड्स समझ गए,
टुवर्ड्स का मतलब आपकी तरफ आ रहा है, तो ये हो गया बेटा फ्रंट, ये हो गया फ्रंट। और डैश का मतलब बैक साइड जा रहा है, दैट मीन्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, अब देखो जो मैं आपको बता रही थी कि मेडिसिन में स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे यूज करते हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज थैलिडोमाइड। ठीक है, दैट इज थैलिडोमाइड। अब इसके दो स्ट्रक्चर्स है बेटा, एक है इसका आर फॉर्म, एक आर फॉर्म है, एक एस फॉर्म है। तो आर एस आप पढ़ोगे जब आप हायर स्टडीज करेंगे ना अपन, तो उसमें पढ़ेंगे अपन आर और एस। तो बेटा आर फॉर्म जो है, इसके दो फॉर्म्स, जैसे अपन ने पहले वाले में पढ़ा था ना, पहले वाले में कंपाउंड अलग स्ट्रक्चर था, उसका अलग स्ट्रक्चर था, दोनों सेम ही थे लेकिन अलग अरेंजमेंट थी उसकी। तो यहाँ देखो आर फॉर्म जो था बेटा, वो एंटी नॉशिया, जो वॉमिटिंग होती है ना, उसको रोकने के काम आता था। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, बस अरेंजमेंट डिफरेंट है, अरेंजमेंट समझो, अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो आर फॉर्म जो था बेटा वो एंटी नॉशिया, एंटी नॉशिया का मतलब पता है क्या होता है, कि वो वॉमिटिंग को रोकने के काम आता था। ठीक है, नॉशिया होता है ना, तो हल्का सा वॉमिटिंग टाइम लगता है अपन को, उसको रोकने के काम आता है। और एस दैट इज टेराटोजेनिक, टेराटोजेनिक मतलब पता है क्या होता है, जो फीटल डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड बर्थ होता है ना, उसको वो ड्रॉप कर देता है। तो आप समझ रहे हो, एक ही कंपाउंड है लेकिन उसके दो कितने डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसकी डिफरेंट वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, कि एक काम आ रहा है वॉमिटिंग को रोकने के लिए, और एक जो काम आ रहा है, एक जो काम क्या आ रहा है, ये एक क्या कैसा हमको प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, कि फीटल डेवलपमेंट को होने नहीं देता। ठीक है, चाइल्ड बर्थ को वो रोकता है। तो यार ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है कि ड्रग में, ड्रग्स जो अपन बनाते हैं, ड्रग्स का मतलब क्या हुआ, मेडिसिन, मेडिसिन जो बनाते हैं उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है बेटा, बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर ही डिटरमाइन करेगा कि वो मेडिसिन खाने योग्य है, खाने लायक है, या फिर वो आपको सीधा ऊपर पहुंचा देगी, टाटा बाय बाय कर देगी आपका। ठीक है, नेक्स्ट इज, यहाँ देखो इब्यूप्रोफेन, ये एक कंपाउंड है इब्यूप्रोफेन। ठीक है, ओनली द एस इनैंशियोमर, इसका सिर्फ एस इनैंशियोमर ही एक्टिव है, आर इनैंशियोमर एक्टिव नहीं है, बॉडी में जाके वो एस में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बॉडी में जाके वो एस में ही कन्वर्ट हो जाता है। जितने भी अमीनो एसिड्स है, ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर एल इनैंशियोमर, एल इनैंशियोमर्स। डी इनैंशियोमर्स होते हैं, देखो एल और डी होते हैं, एल और डी इनैंशियोमर्स होते हैं। डी अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना बेटा, दैट आर नॉट यूज्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस, सिर्फ एल को यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल, सिर्फ एल एक्टिव है, जो आपका डी अमीनो एसिड्स होते हैं, दैट आर नॉट यूज्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस, दैट आर नॉट यूज्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ देखो आपके एग्जाम में मोस्टली क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो कायरल कार्बन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कायरल कार्बन का मतलब हुआ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं बेटा। ठीक है, 4 अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, दैट इज योर कायरल कार्बन। अगर मैं बात करूं इनैंशियोमर की, तो इनैंशियोमर क्या होता है, मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है। और डायस्टीरियोमर क्या होता है, कि कोई भी मिरर इमेज नहीं बनती इसमें। रेसिमिक मिक्सचर मतलब क्या होता है, लीवो और डेक्स्ट्रो का इक्वल 50-50 दोनों को मिला देंगे, उसको बन जाएगा रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, ई और जेड अपन बाद में पढ़ेंगे। अब दूसरी चीज देखो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में क्या होता है, डिफरेंट कनेक्टिविटी होती है लेकिन अरेंजमेंट जो होता है, डिफरेंट कनेक्टिविटी होती है। मतलब कि कैसा, अपन जो स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप से कनेक्टेड होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर एक जैसा होता है इसका। ठीक है, मॉलिक्यूल उसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है। जो हमने स्टार्टिंग में देखा, स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा, अरेंजमेंट उसकी अलग हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, 3D स्पेस में मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं, क्या उनका रोटेशन कैसा है, आर है कि एस है, 3D में किस टाइप से अरेंज है, उसको अपन पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, एनैंशियोमर, डायस्टेरियोमर और ज्योमेट्रिकल में क्या देखा, सिस और ट्रांस, जिसमें रोटेशन नहीं हो पाती ड्यू टू डबल बॉन्ड। ठीक, और इसके बाद कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है स्टीरियोकेमिस्ट्री, ड्रग्स में, मेडिसिन में, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में, अमीनो एसिड्स में, जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक रोटेशन से ड्रग की प्रॉपर्टीज पूरी चेंज हो जाएंगी, ड्रग की रिएक्शन पूरी चेंज हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं, बताइए, डन है कि नहीं आपको ये सब चीजें? तो स्टीरियोकेमिस्ट्री बेटा इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी रियल लाइफ में भी वो काम आती है।
भले ही हम ड्रग्स नहीं बना रहे, भले ही हम ड्रग्स मतलब मेडिसिन की बात कर रही हूँ, भले ही हम मेडिसिन नहीं बना रहे हैं, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, जब आप अपने स्टडीज के लिए जाओगे, तो बेटा वहां पे आपको ये काम आएगी। और ये आपका बेसिक है, ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ये बेसिक है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे लैब्स में जाके, जब आप सच में पीएचडी करोगे, थीसिस लिखोगे, तब आप रियल लाइफ में देखोगे कि यार ये कैसे काम करता है, एग्जैक्टली ये सारी चीजें कैसे होती हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेके कि क्या होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, हम पढ़ते कैसे हैं, थोड़े थोड़े बेसिक टर्म्स बताए मैंने आपको, एनांशियोमर, डाइस्टीरियोमर्स, कायरल कार्बन क्या होता है, क्योंकि बेटा ये आपको एमएचटी सीईटी में भी काम आने वाला है। और अगर आप एमएचटी सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो यार किस बात की देर है, ये 4 बुक्स आपको मिल रही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी इन जस्ट 1800, जस्ट फॉर 1800। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही अगर आपको नहीं पता तो संकल्प बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम मिल रहा है, जो कि बैच में भी चलता है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप एनरोल कर सकते हो। जैसे ही आपका यूट्यूब पे भी चल ही रहा है संकल्प बैच, लेकिन बैच में भी सेम क्लासेस चलेंगी, तो आपको बैच की फैसिलिटीज भी वहां पे मिल जाएंगी, तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनरोल कर सकते हो वहां पे। साथ ही नीव बैच और शौर्य बैच आपको इतने कम प्राइस में मिल रहा है। 1 ईयर के लिए कोर्स है 3499 और 2 इयर्स के लिए 6499। साथ ही अगर आप सीट की तैयारी कर रहे हो तो मौर्या बैच चल रहा है क्लास 12 वालों के लिए, जो कि 1 ईयर का कोर्स 2999 में मिल रहा है। इन्फिनिटी कोर्स भी है जिसमें बैच और बुक्स मिल रहेंगी, और आपको इन्फिनिटी प्लस कोर्स है जिसमें आपको बुक्स, बैच और एक पर्सनल मेंटर भी मिल रहा है। साथ ही एक IVSCT का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसकी डिस्क्रिप्शन वो आपको लिंक में भी मतलब जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे आप जाके उस पर क्लिक करो, और जैसे आप वो टेस्ट दोगे ना तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। साथ ही अगर मैं आपसे बात करूं वेदांतु के रिजल्ट्स की, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार है, MHT CET का रिजल्ट जिसमें 99.99 परसेंटाइल आए हैं, 8 स्टूडेंट्स मतलब अबव 8 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 99.99 परसेंटाइल। साथ ही ये है जेईई मेंस 2026 का रिजल्ट, ये है 2025 का रिजल्ट, और दिस इज द नीट रिजल्ट ऑफ वेदांतु। तो डॉक्टर्स के साथ हम इंजीनियर्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इतने अच्छा स्कोर लेके आ रहे हैं बच्चे कि बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है कि यार ये तो वेदांतु के बच्चे हैं। तो और अगर आपको ऑफलाइन सेंटर्स भी जाना है ना, तो आप ऑफलाइन सेंटर्स भी विजिट कर सकते हो, जो कि आपको पुणे में मिल जाएंगे और महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, और यहाँ जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को भी हासिल कर सकते हैं। तो है ना ये मजेदार वाली बात की नहीं? आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैम सारी चीजें हो गई हैं हमेशा की तरह एकदम क्रिस्टल क्लियर। मिलेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।